सम्राट अशोक की तरफ आते हैं हम लोग। सम्राट अशोक के बारे में हम काफी जानते हैं कि उन्होंने अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनाए थे, विहार बनाए थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफाओं के लेख बनाए थे। तो वो लेख उन्होंने बनाए कैसे थे, तो उसका उल्लेख आता है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सम्राट अशोक की जो बाउंड्री तय की गई है, तो वो बाउंड्री ईरान तक थी, पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, आज का संपूर्ण भारत, उसमें बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, बर्मा का कुछ पार्ट है और कुछ साउथ का अगर भाग छोड़ देते तो सारा भारत। तो इसका मतलब आज से 2.5 गुना करीब बड़ा जम्बूद्वीप सम्राट अशोक के समय में स्टैब्लिश हो गया था, स्थापित हुआ था। तो सम्राट अशोक ने स्तूप बनाए। हम देखते हैं कि बुद्ध गया का स्तूप है, लुम्बिनी का स्तूप है और बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे शिलालेख है, कई देखते हैं आज भी जैसा कि वैसा है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्तूप बनाते थे, ये गुफाओं में मूर्तियों को उकेरा जाता था, तो इसके पीछे बहुत बड़ा आर्किटेक्चरिंग और डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग का नॉलेज था। सम्राट अशोक ने एक विभाग स्थापित कर दिया उस शिलालेख बनाने का, गुफाओं के लेख बनाने का और स्तंभ लेख बनाने का पूरा डिजाइन तैयार किया। और वो डिजाइन, उसकी लंबी कितनी होनी चाहिए, वो कितना चौड़ा होना चाहिए, उसका बेसमेंट कैसा होना चाहिए, नीचे का ये ग्राउंड का लेवल कैसा होना चाहिए, सारी बातें सम्राट अशोक अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियरों के साथ डिजाइन करते थे। अब देखो, हम लोग आज के इंजीनियर्स लोग जब कोई डिजाइन बनाते हैं किसी इमारत का, तो 25-30 साल, या आप सभी इंजीनियर हो तो जानते हैं 50 साल या 100 साल से ज्यादा हमारी बिल्डिंग का आयु नहीं होती और वो उसको दुरुस्त करना पड़ता है, फिर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। लेकिन सोचो आप, सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनाए, जो गुफाओं में जो आलेख बिठाए गए, अजंता में, एलोरा में या जहां कहीं भी हो, सारे भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी दिखाई देते हैं। तो उस वक्त की इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी और टेक्निक कितनी बड़ी होगी, कितने लोग गंभीरता से उस आर्किटेक्ट टेक्निक के ऊपर काम करते थे। तो उसमें से सम्राट अशोक के वक्त का एक ऐसा फार्मूला संशोधित हो गया है कि पहले वो क्या करते थे कि मिट्टी जो है उसको गीली करते थे और गीली मिट्टी में जो उसका ये होता था, मड होता था, उसमें वो डिजाइन बनाते थे किसी स्तूप का, किसी स्तंभ का, उसके ऊपर तथागत बुद्ध की मूर्ति को कैसा है, और उसको जैसे हम ईंटों को भट्टियों में गर्म करते हैं, भूंजते हैं, वैसा वो उसको डिजाइन को भूंजते थे। 1 मीटर या 2 बाय 2 मीटर का एक ऐसा डिजाइन मिट्टियों का बनाया जाता था और ईंटों जैसा वो आकार का वो डिजाइन तैयार करके फिर वो दिया जाता था उन कलाकारों के हाथों में, आर्किटेक्ट के हाथों में, और उनको भेजा जाता था कि चले जाओ, अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान के उस एरिया में जाओ, या साउथ इंडिया में जाओ, या फिर मद्रास की तरफ जाओ, या जितने भी उस वक्त के ठिकाने थे, जितनी भी प्रांत की राजधानियां थी, वहां पर ये डिजाइन बनाकर जाया करते थे। और उस हिसाब से 1 इंच का भी इधर का उधर का डिजाइन खराब नहीं होता था। हम देखते हैं अजंता एलोरा की जो मूर्तियां हैं, नासिक की गुफाएं हैं, या फिर बिहार में कुछ गुफाएं, स्तंभ देखते हैं, अशोक के स्तंभ है, वो इतने सटीक और इतने परफेक्ट है कि उसमें 1 इंच का भी इधर उधर का कोई बैलेंस बिगड़ा हुआ ऐसा नजर नहीं आता। और तब के स्तंभ आज 2500 साल बाद भी जैसे के तैसे बने हुए हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ डिजाइन को, और वेल पॉलिश्ड है। तो ये टेक्नोलॉजी उस वक्त के सम्राट अशोक के काल के इंजीनियरों ने बनाई थी। ये प्रेरणा वी द पीपल समन संघ ले सकता है, क्योंकि यही प्रेरणा बाबा साहब ने भी ली थी। मैं आगे उस पर आऊंगा। तो सम्राट अशोक के 14 शिलालेख जो है, जो कि संशोधित हुए हैं, उनमें से मेन शिलालेख जो है, वो पहला शिलालेख है खैबर घाट, जो शाहबाजगढ़ी, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद दूसरा शिलालेख है वो हजारा जिले में एटोटाबाद है, जहां पर वो ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने मार डाला था। उस एटोटाबाद में दूसरा मानसेरा करके एक गांव है, वहां पर दूसरा शिलालेख है। तीसरा शिलालेख है जो देहरादून के पास मसूरी के नजदीक हिमालय के फुटप्रिंट्स में कालसी नाम के गांव पे, जो कि आज उत्तरांचल में है। चौथा शिलालेख जो है जूनागढ़ में है, तो गिरनार की पहाड़ियां जो है उसके नीचे गुजरात में है। 5वां शिलालेख मद्रास, उस वक्त का मद्रास प्रांत आज का तमिलनाडु है, उसमें कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एरागुडी में वो एक स्तूप है।
और शिलालेख है। उसके बाद उड़ीसा में 2 शिलालेख है, गंजम जिले में जौगड़ा करके उड़ीसा में, और पुरी में धवली का एक बहुत बड़ा शिलालेख है। उसके बाद मुंबई के बगल में हम अगर टाइम मिला तो वहां पर नाला सोपारा में भी अशोक कालीन स्तूप है। तो ऐसे 14 शिलालेख वहां पर है स्थित है। इसका मतलब है कि सम्राट अशोक के जमाने तक ये इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी इतनी विस्तृत हो चुकी थी और डिटेल हो चुकी थी कि आज के इंजीनियर भी उसमें सरप्राइज हो जाते थे कि इतनी टेक्नोलॉजी कैसी उन्होंने तैयार की। अब यही बात हमारे महान समन संगी बाबा साहब ने उठाई। बाबा साहब को इस देश का मॉडर्न इंडिया का नेशन बिल्डर कहा जाता है। इस देश का निर्माण जो बाबा साहब ने किया, भले ही किसी को राष्ट्रपिता कहा जाए, मैं तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को मानता हूँ, राष्ट्रमाता भी सावित्रीबाई फूले को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा मस्तिष्क दुरुस्त किया, हमारी सोच दुरुस्त की, हमें शिक्षा देने का काम किया। तो बाबा साहब ने इनमें से क्या लिया था, और उसमें से हम विद पीपल समझ के जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो कौन सी प्रेरणा ले ले, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देकर समन संघ को हम ज्यादा साउंड फुटिंग पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बाबा साहब के बारे में आपको पता है कि 1942 में इंटरिम गवर्नमेंट में बाबा साहब को लेबर मेंबर करके लिया गया था। लेबर मेंबर वो भले ही थे, लेकिन उनके पास 5 मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो थे। पहला जो पोर्टफोलियो जो था वो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, उसके बाद एनर्जी मिनिस्टर थे, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग मिनिस्टर थे, वो इंश्योरेंस मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर थे। ऐसे 5 विभागों का काम बाबा साहब के पास था। 1942 से लेकर तक 1946 तक, जून 1946 तक बाबा साहब ने 4 साढ़े 4 साल तक इस 5 मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला और इतनी तरक्की की कि आज के काल में भी हम मैं बता दूं आपको, बाबा साहब के पास इरिगेशन डिपार्टमेंट था, जल धोरण भी था, विद्युत का धोरण भी था। तो उसमें जल धोरण बनाने के लिए बाबा साहब ने इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे ली, तो उन्होंने अमेरिका में गए, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, आप सभी इंजीनियर जानते, जितने भी सिविल इंजीनियर्स है, और उसमें परिहार सर जैसे इरिगेशन इंजीनियर है वो तो जानते हैं, बाकी के पद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी भली बात इसके प्रति परिचित होंगे। तो बाबा साहब ने जब मिनिस्ट्री उनके पास आई तो अमेरिका में 1 महीने का दौरा, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन और दूसरी एक नदी थी, वो नदियों का 1 महीने तक अभ्यास किया। और जो इंजीनियर जितनी पढ़ाई करता है उससे भी ज्यादा बाबा साहब ने सारी किताबें रेफर की, वहाँ के जो टेक्निक्स जो है वो सारे सीख लिए और फिर भारत में आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जल नीति का धोरण खुद तैयार किया, और वो जल नीति का जो धोरण बाबा साहब तैयार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो राज्य है, अभी दूसरा महायुद्ध चल रहा था और ऐसे में ब्रिटिश लोगों के लिए इनकम का एक सोर्स भी खड़ा करना था और लोगों के काम भी करने थे। तो 1942 के जुलाई में बाबा साहब ने जल सिंचन नीति तैयार की और उसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन के आधार पर, और उसमें जल सिंचन, जल मार्ग, नौकानयन और ऊर्जा, ये 4 चीजें एनर्जी के साथ जोड़ी गई और पानी के रिसोर्स मतलब वाटर रिसोर्स के साथ जोड़ी गई। तो ये नीतियां बाबा साहब ने की कैसे, तो जैसे 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर आया था, उसने बिहार की कोसी नदी है और महानदी उड़ीसा की है, इन नदियों को हर साल बाढ़ आती थी और लाखों लोग बह जाते थे, उनकी खेतियों का नुकसान होता था, बहुत सारे गरीब लोगों की झोपड़ियां नदी के किनारे पर होती थी, वो बह जाते थे और बहुत सारा नुकसान ये नदियां कहती थी। कोसी नदी को तो रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मतलब वो मृत लोगों को बहा लेने वाली नदी करके कहा जाता था। 2-4 कमीशन ने सुझाव भी दिया था कि इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, इसको और गहरा किया जाए, और उस हिसाब से हर साल छोटे छोटे उपाय करते थे। लेकिन जब बाबा साहब जल इरिगेशन डिपार्टमेंट के जल धोरण के प्रमुख बने तो उन्होंने 3 महीने में इतना अच्छा ड्राफ्ट बना लिया और 4 साल में सोचो तुम 153 डैम बाबा साहब ने बनाए। सोचो तुम, जो टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन के उसी का इस पर बेस पर उन्होंने
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी बनाया, कोसी वैली कॉर्पोरेशन बनाया, महानदी कॉर्पोरेशन बनाया। और जल धोरण में केवल लोगों को बाढ़ से बचा जाए ऐसा नहीं कहना था उनका। उनका कहना था कि पानी हमारा जीवन की ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो उन्होंने बार बार महानदी पर तो करीब 40 डैम बनाए, कोसी नदी पर भी डैम बनाए, इधर तुंगभद्रा में भी डैम बनाए, ये चंबल के इसमें भी डैम बनाए उस वक्त के। तो उन्होंने उस पर 3-4 प्रकार के काम किए। एक तो काम की पानी को बांध कर उसको अड़ाकर उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई। और बाबा साहब ने 1942 से तो 1946 तक इंडिया का जो इरिगेशन की वजह से जो खेती का जो उत्पादन है 3 गुना बढ़ा, केवल 5 राज्य में ये योजना लाने के बाद। क्योंकि पहले एक ही फसल आती थी, उस वक्त 3-3 फसलें आने लग गई। और उसके लिए उन्होंने ऊर्जा डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसको 7,000 लोगों को नौकरी दी। और ये तो डायरेक्ट नौकरियां थी, लेकिन वो जो अनस्किल्ड लेबर थे उसमें से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार भी दिलाया। और उसके बाद उन्होंने जो डैम पर काम करने वाले लोग थे उनके लिए घर बनाए, पाठशालाएं खोली, उनके बच्चों के लिए पालना घर स्थापित किए, मजदूरों के वेतन दिया और महिला और पुरुष का वेतन समान कर दिया। इसके बाद उन्होंने विद्युत का धोरण बनाया। विद्युत के धोरण बनाने के लिए उन्होंने ग्रिड बनाए। आज हम लोग भारत में बहुत सारे ग्रिड सिस्टम देखते हैं, ये बाबा साहब की देन है। उन्होंने जल धोरण के मुताबिक पानी से ट्रैफिक शुरू कर दी, जहाजों का, नौकाओं का चलन शुरू कर दिया, तो उससे इनकम आने लग गया। पानी का इरिगेशन बढ़ गया तो उससे हो गया। उसके बाद उन्होंने जल विद्युत तैयार की है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करके विद्युत को ग्रिड बनाकर उसको सारे भारत में फैलाने का काम किया। आज भी वही बाबा साहब ने जितने भी ग्रिड बनाए वो जैसे के तैसे, उसमें मामूली और जल विद्युत धोरण का ग्रिड का सिस्टम तो 1943 में बाबा साहब ने पॉलिसी बनाई। 1994 तक ये एक लाइन तक नहीं बदली थी पॉलिसी। इतना महान विचार बाबा साहब के पास था, हालांकि वो इंजीनियर नहीं थे। तो एक उदाहरण मैं बताता हूँ। 1943 में जब कोलकाता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया बाबा साहब की अध्यक्षता में, तो एक खोसला नाम के इंजीनियर थे और एक केटी शाह नाम के भी एक इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे। तो उन्होंने एक अनुभव बाबा साहब के बारे में शेयर किया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी आता है और बाद में इरिगेशन और विद्युत के ड्राफ्ट में भी वो उल्लेख आता है। तो उसमें जो खोसला नाम का पंजाबी एक व्यक्ति था, पहले बाबा साहब जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाने के बाद उन्होंने 4 लोग अंग्रेज इंजीनियर्स थे। तो बाबा साहब ने सीधा गवर्नमेंट को, लॉर्ड वेवेल को लेटर लिखा, उनको कहा कि देखो आप इस देश में रहोगे नहीं रहोगे नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे मेरे देश के इंजीनियर को इसका इंचार्ज बनाना है। तो यहाँ का एक खोसला नाम का पंजाबी इंजीनियर था, उसको बाबा साहब ने बोला कि मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट करता हूँ इस विभाग से। तो खोसला बड़ा जातिवादी इंसान, वो बोल रहा था, उन्होंने मिनिस्टर को और नेहरू को लेटर लिखा कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के अंडर में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर तो जाति से अछूत है, मैं कैसे काम करूंगा। तो बाबा साहब ने उसको बुलाया, उसको कहा कि मिस्टर खोसला, आप अगर सोचते हो कि आप ऊंची जाति के और मैं नीचे जाति का हूँ इसलिए आप मेरे अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वे जो 4-5 इंजीनियर अंग्रेज हैं उसके जगह पर मैं आपको लेना चाहता हूँ। और आप अगर जाति के इसमें अगर पड़े रहोगे तो मेरे पास तुमसे भी ज्यादा फॉरेन के इंजीनियर हैं, मैं उनको भी डायरेक्शन देकर अपना काम कर सकता हूँ। और तुम नहीं भी रहोगे तो तुमसे ज्यादा मेरा नॉलेज ज्यादा बड़ा है। और ये बात केटी शाह ने कही। केटी शाह ने जब कोलकाता में मीटिंग हो गई तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनॉग्रल जो एड्रेस दिया था उस कॉन्फ्रेंस में, तो इंजीनियर भी क्या दे सकता है, ऐसा बाबा साहब ने टेक्निकल संबोधन उस मीटिंग को किया। उसमें अंग्रेज लोग भी थे, अमेरिका के इंजीनियर्स भी थे और इंडिया के सारे इंजीनियर्स भी थे। तो उस वक्त को केटी शाह लिखता है कि मैं पहले समझता था ये भाषण सुनने के बाद कि डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़े इंजीनियर, लेकिन मैंने उनका एजुकेशनल ये पढ़ा तो मैंने पाया कि ये तो इंजीनियर है नहीं, लेकिन इतना गहरा नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर को मिला कहाँ से। तो कहता है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के नॉलेज को सैल्यूट करता हूं। और जब 1946 में जून में बाबा साहब का चार्ज नेहरू गवर्नमेंट ने ले लिया, दूसरे होमी भाभा जो है वो जो एटॉमिक
साइंटिस्ट थे, उनको जब जून 1946 में पदभार दिया गया कुछ बाबा साहब के क्लासेस की वजह से कांग्रेस के साथ, तो वो उस वक्त जब कई योजनाओं के उद्घाटन हुए उस वक्त बाबा साहब को नहीं बुलाया गया। तो होमी बाबा लिखते हैं कि ये जो आज की परिषद है, आज के परिषद को प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी आपने एक इंसान को नहीं बुलाया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स है, इनका प्लानिंग का जो सारा काम है, ये सारा का सारा काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसीलिए मैं आज की सभा में सबसे पहले उनको मैं ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। ये नेहरू के सामने उन्होंने बताए हुए उनके वक्तव्य, इसका रिसर्च हो चुका है। मैं रिसर्च पेपर डॉक्टर सुखदेव थोरा जो यूजीसी के चेयरमैन है, उनके रिसर्च पेपर से मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे हाथ की बात नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि बाबा साहब का कहना हमारे लिए मैसेज यही है कि चाहे आप किसी चीज में तज्ञ नहीं हो, कोई एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो कोई भी चीज आपके लिए मतलब सारी चीजें हमको आसान है और कोई भी नामुमकिन नहीं है। हम हर चीज कर सकते हैं। और उन्होंने 4 साल में एनर्जी डिपार्टमेंट का, प्लानिंग डिपार्टमेंट का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जल विद्युत का, नौकानयन का और रोड ट्रांसपोर्ट का और पीएनसी के भी वो चीफ ये थे, मतलब मिनिस्टर थे। ये सारी की सारी जितनी भी बिल्डिंग्स है करीब करीब 1942 से लेकर तो 1952 तक ये सारा डिजाइन और योगदान बाबा साहब का है। तो सोचो आप कि जो व्यक्ति इंजीनियर नहीं है फिर भी इंजीनियरिंग का धोरण इंजीनियर से ज्यादा ताकत से मेहनत करके बनाता है, ऐसे बाबा साहब की प्रेरणा हमको मिलनी चाहिए। इसमें तो बहुत सारा मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन समय का तकाजा देख के मैं ज्यादा नहीं बनना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब अम्बेडकर से हो या सम्राट अशोक की उस वक्त की टेक्नोलॉजी को या बुद्ध की टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हम लोग एक चीज पा सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। और यही प्रेरणा हमको हमारे महान समन संगी पुरखों से लेना है। अगर आज हम लोग चाहते, बहुत सारे लोग जिनको हम मिलते, खासकर मैं मिलता हूँ, मैं उनको समन संघ के बारे में बताना चाहता हूँ, उनको बोलता हूँ कि यार आप जुड़ते क्यों नहीं? तो बोलते कैसे जुड़ेंगे, सारा समाज बिखरा हुआ है, इतनी सारी पार्टियों के टुकड़े बने हुए, इतने सारे संगठन है, इतने सारे अलग अलग लोग इधर उधर खींच रहे हैं। बहुत सारे लोग कोई सत्ता में आ जाता है उसके साथ समझौता कर लेते, अपना ईमान बेच देते, अपनी खुद की ही प्रोग्रेस करने के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर अपना सिर्फ फैमिली और इसका विकास करने के पीछे पड़े रहते। ऐसे में हम कैसे इकट्ठा होंगे बताओ? तो मैं उनको बार बार बताता हूँ, ग्रंथ देता हूँ, बोलता भी हूँ, और ये प्रेरणा मैं देता हूँ बार बार कि आज की जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम इंफॉर्मेशन एज में, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में अभी है, और आने वाली और जनरेशन 5-10 साल में तो हम लोग पता नहीं घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम हमारा ऐसा ही वर्चुअली होता जाएगा। इतनी बड़ी रेवोल्यूशन के काल में युग में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे में आप ये सोचो कि उस वक्त रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे, बुद्ध के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बुद्ध के पास जो नॉलेज था, माइंड था, उनका सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया था। और यही नॉलेज तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र के साथ, अनाथ पिंडक के साथ और उस वक्त के जितने भी कलाकार, शिल्पकार होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डिजाइनर्स होंगे, उनके साथ उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया और उनको पहले बताया कि मनोपगम्मा धम्मा मनुष्यता मनोमया मनसाच प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेत भी छायावन पाई। बुद्ध कहते हैं कि आपको सबसे पहले अगर कौन सी चीज करनी है तो अपने मन का विकास करना है। जैसे जैसे आप अपने मन को विकसित करते जाओगे, वैसे वैसे आपके मन की जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो खत्म होती जाएंगी, कम होती जाएगी और आपका मन शांत होता जाएगा। और बुद्ध कहते हैं कि कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति जब तक उसका माइंड सेटल नहीं होता, मन शांत नहीं होता, तब तक वो अच्छी चीज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि 10वीं में हम बच्चों को सिखाते हैं, बहुत बार पढ़ाते हैं, उसका मन नहीं रहता और कितना भी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती हम करते हैं, जब तक उसका मन शांत नहीं होता तब तक वो परीक्षा में ठीक से पेपर नहीं लिखता, उतने अंक ठीक से वो नहीं ला सकता और हम लोग उसके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं। लेकिन हम लोग
बुद्ध की शिक्षा का जो निचोड़ है मन को शांत करने का, मन का विकास करने का, ये बात हम बताते नहीं, यही बात समन संघ बताता है। क्योंकि बाबा साहब ने इतनी बात उठाई, बाबा साहब बुद्ध से क्या बात उठाई? तो बाबा साहब कहते कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर इंसान का इस दुनिया के सबसे अंतिम अगर लक्ष्य क्या होना चाहिए तो वो उसके मन का विकास करे। और बाबा साहब कहते कि मैं क्यों कर सकता हूँ इतना कुछ, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा बुद्ध से अगर कौन सी चीज ली होगी तो अपने मन का विकास करने की। मैं जब भी पढ़ने को जा बैठता हूँ तो मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इधर उधर हिलता भी नहीं हूँ। इतनी एकाग्रता से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन एकाग्र होता है। मैंने जब से मैं पढ़ाई करने लगा हूँ बचपन से, तो मैंने मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा आपको 2 घंटे 3 घंटे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो मेरी आदत बन गई और फिर मैं अवान्तर किताबें पढ़ने लग गया। मैं नॉवेल्स पढ़ता था, मैं स्टोरी पढ़ता था, मैं कथाएं पढ़ता था और मैं फिलोसॉफिकल किताबें भी पढ़ता था। और जब मैं बुद्ध के संपर्क में आया तो मेरे पढ़ने का ढंग ही बदल गया। मैं एकाग्र मन से पढ़ता था और जितना भी मैं पढ़ता था, बाबा साहब एक बार लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जर्नी फॉर वीजा में, कि वो कहते हैं कि एक किताब अगर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ तो आप उस किताब का पेज नंबर और उसका पैराग्राफ नंबर भी मुझे पूछते हो तो आज भी मैं बता सकता हूँ। इतना ग्रास्पिंग पावर, इतना माइंड का सेटलमेंट कैसे आया था, ये बात बाबा साहब ने संघ से सीखी थी तथागत बुद्ध के। क्योंकि जो भी आर्किटेक्ट हुआ करते थे, खासकर उसमें भिक्खु हुआ करते थे। अजंता की, एलोरा की जो जितनी भी गुफाएं उकेरी गई, तो उसमें इतिहास में पाते हैं हम लोग कि जो लोग भिक्खु थे वो आर्किटेक्ट भी थे। और वो जब भी कोई आर्किटेक्ट या कोई चित्र निकालने जाते थे, बुद्ध की मूर्ति हो या कोई स्तूप हो या कोई आकार हो, कोई शिल्प हो, तो उस वक्त वो 1 या 2 घंटा मेडिटेशन करते थे। और उन इतिहास में लिखा पड़ा हुआ है कि जब आपका मन मेडिटेशन करने से आपके जो आनापाना मेडिटेशन होती है, जिसको कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं, एकाग्रता का ध्यान कहता है, उसके बाद विपस्सना मेडिटेशन होती है जो स्कैनिंग ऑफ बॉडी होती है, जो मन के दुख को हटा देता है पूरे। और फिर बाद में मेत्ता मेडिटेशन है, मैत्री का ध्यान है। तो वो भिक्खु कहते हैं कि जब हम शिल्प को उकेरने जाते थे, उससे पहले में हम 1 या 2 घंटा तक पहले मेडिटेशन करते थे। मन को शांत करने के बाद हम जो भी मन में सोचते थे और जो भी डिजाइन हमको मिलती थी, बस उस डिजाइन में जितना मेजरमेंट दिया हुआ है और चूक करते थे। आज के काल में तो भी एक आधा पिलर अगर बिगड़ जाता है या एक आधा कोई बीम खराब हो जाता है, एक आधी दीवार इधर उधर हो जाती है, तो हम तोड़कर बनाते हैं। लेकिन पत्थरों में अगर आप मूर्तियां उकेर रहे हो, पत्थरों में आप शिल्प उकेर रहे हो, उसमें थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है तो वो पूरा छोड़ देना पड़ता। और अजंता और एलोरा की आप गुफाओं अगर देखोगे तो एक बार शुरू किया गया शिल्प जो है वो बाद में तोड़ा नहीं गया, उसी लाइन में काम किया गया। इसका मतलब जो डिजाइन पहले तैयार किया गया था वो पहले माइंड में फिट किया गया था। और जब भी कोई बात हम लोग मन में फिट करते थे, हमारे सॉफ्टवेयर में चली जाती है, तो हमारा मन किसी की आलोचना करने से, किसी ने हमको बुरा भला कहने से या किसी ने चाहे कुछ भी करने से हमारा मन विचलित नहीं होता। और जिसका मन विचलित नहीं होता उसको हमेशा यश प्राप्त होता है। क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी थ्रू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। यश या सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार मिल गया और बस बाद में कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं हो। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार हमको मिल गया तो उसकी मास्टरी और मास्टरी हासिल करने के लिए बार बार हमारे मन को एकाग्र करना पड़ता है, तो नई चीज हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। यही जो सिद्धांत है तथागत बुद्ध से, सम्राट अशोक से, पेरियार से, जितने भी हमारे महान समन संघी, इवन कबीर का भी देखो, एक स्कूल का एक दिन भी स्कूल में नहीं गया और इतना ज्ञानी कैसा। इतने उनके दोहे अगर पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि दुनिया का इतना बड़ा ज्ञानी अनपढ़ कैसे हो सकता है। संत रविदास के बारे में भी या गुरु नानक के बारे में भी आप देखोगे, ज्योतिराव फूले भी 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, इतना सारा कैसा ग्रास कर लिया। ज्योतिराव फूले के लिटरेचर में 10 बार तथागत का उल्लेख आता है। वो मन की शिक्षा लेते थे, मन को दुरुस्त करने का काम करते थे। हम भी पिछले 21 महीने से यही काम कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो ये इसकी बात है
कि हमने हमारे मन को दिन ब दिन उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल डालने का काम किया है। थोक थोक खने खने रजत कारावस्यतम, जैसा सुनार सोने का मन निकालता है वैसा हम लोग कई संगति हो जाती है और किसी के साथ मेरा मन मुटाव हो जाता है तो आए दिन हम उसके साथ बात करते, कहते भाई बहना मुझे माफ कर देना, और अकेले को नहीं कहते, हम संघ को माफी मांगते हैं। और जब हम संघ को माफी मांगते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जितनी जो भी कोई बुरी बात आप करते हो तो जितना आप दूसरों को डांटते हो उससे ज्यादा तकलीफ आपको होती है। जैसे कि आपके ऑफिस में किसी के साथ अगर झगड़ा हो गया हो तो वो तो अगर उसने अपने मन पे नहीं लिया तो वो तो भूल जाएगा, लेकिन जब रात में हम सोते वक्त देखते हैं कि मैंने आज दिन में क्या किया तो हम पाते हैं कि अरे यार मैंने आज उसके साथ झगड़ा कर दिया, उसकी गलती थी नहीं थी पता नहीं, पर मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, और रात भर नींद नहीं लगती। कभी कभी बच्चों को, हमारे बीवियों के साथ, हमारे पतियों के साथ ऐसा कुछ झगड़ा हो जाता है और फिर हम 2-4 दिन बात नहीं करते। लेकिन जब हम मन का एनालिसिस करते हैं कि क्यों ना मैं, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे से उम्र से छोटी हो, चाहे वो महिला हो, लेकिन बाबा साहब ने तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी दी है, क्यों ना मैं खुद जाकर मेरी मिसेस को, मेरी पत्नी को जाके माफी मांगू कि माफ कर देना मुझे, मेरी गलती हुई। और सोचो तुम जैसी ये बात आपकी पत्नी को कहते हो ना तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा मेरा खुद का निजी अनुभव है और आपका भी होगा, लेकिन हमारा मन तो तैयार नहीं होता। आर्टिकल 14 होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं तो घर का मुखिया हूँ, मैं मेरे पत्नी को कैसे माफी मांगूंगा? तो ईगो आड़े आ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि आपका जो ईगो है आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, डाइल्यूट करने की सिस्टम आप नहीं करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सीधा करेगा। आर्टिकल 14 वो बोलेगा कि वो महिला के मन में अगर आए कि इन्होंने मुझे आर्टिकल 14 से मेरी बात सच होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना अन्याय किया, वो दर्ज कर सकती है कंप्लेंट हमारे बारे में। ये नौबती ना आए इसीलिए समर्थन में एक दूसरे को माफी मांगना, ये रूल जो हमने, जो गोल्डन रूल बनाया, ये जरूरी और बेसिक रूल है। क्या हम इसकी शिक्षा बार बार लेते जाएंगे? अभी हम 7, 8, 9 अप्रैल को महिलाओं की संगति ले रहे हैं। अब हमारी परीक्षा का दिन है, जितने भी हमारे पुरुष मेल है उनकी, कि हमें बहुत ये लगेगा कि अरे इन बहन ने तो थोड़ी सी बात ऐसी अटपटी कही थी, जाओ और जाकर माइक मेरे हाथ में लो, उनको कह कि बहन ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो ये हमारे संयम की परीक्षा का दिन होगा 9 अप्रैल का, और यह 7, 8, 9 अप्रैल को तीनों दिन हम लोग पीछे की सीट में बैठे रहेंगे। उन्होंने आदेश दिया तो काम करेंगे, उन्होंने खाना दिया तो खाना खाएंगे, उन्होंने जैसा बताया वैसा करेंगे। 3 दिन तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और जो भी कुछ होंगे वो महिलाएं होगी, और 9 तारीख को हम ऑब्जर्वर करके रहेंगे। हम उसका एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाबा साहब ने जो इक्वालिटी का अधिकार दिया है और समन संघ पर आगे आकर हमारी महिलाओं को इतना अधिकार दे रहा है, खुलकर दे रहा है, और मन की गहराई से दे रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल बातों के लिए दे रहा है। उसका एनालिसिस करने का दिन 9 अप्रैल का दिन है। इसलिए सभी समन संघ के साथी और खासकर आज के जो इंजीनियर है, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो अभी घड़ी जो है ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ हमको इतने सारे संगठनों के विरोध को झेलना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग महिलाओं को तवज्जो दे रहे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इनका तो, जैसे वुडरो विल्सन करके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1916 से 1920 तक, उनकी मिसेस ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। उनको उस वक्त सारे न्यूज़पेपर में पत्रकारों ने, और जहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जहां पर एटोक्रेसी थी, राजाओं का शासन था, वहां पर ऐसा बोला गया था, वुडरो विल्सन के शासन को पेटीकोट गवर्नमेंट ऐसा बोला गया था। इसका मतलब महिला घर की जो है वो सारा देश चला। लेकिन बाद में चल के अभी देखते हैं कि महिला जो है वो यूएस की भी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और भारत में तो अमेरिका से पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनी है और प्रेसिडेंट भी बनी है। ये जो अधिकार हम दे रहे हैं ये संघ की आइडिया का ही परिणाम है। ये इक्वालिटी की बात बाबा साहब ने संघ से ही ली थी, इसीलिए संघ में शक्ति होती है, ये बात प्रूव हो जाती है। तो आज जितने भी संघी हमारे इंजीनियर्स भाई है, हम बाबा साहब से, तथागत बुद्ध से, सम्राट अशोक से यही प्रेरणा ले कि हम हमारे क्षेत्र में परफेक्ट बनने के लिए अपने मन का विकास पहले करेंगे। तो ऑफिस वाला जो हमारा बॉस होगा वो नहीं बोलेगा अरे भाई ये क्या परिवर्तन हो गया आप में, आप तो आज तक के काम ठीक ढंग से नहीं निभाते थे, डिजाइन ठीक से नहीं निकालते थे, मैप जो है आपका जो डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट ये भी नहीं बनता था।
आज कैसे होगा? साहब जी, मैं समन संघ में